जय हिंद। स्वागत है आपका विजयी भव द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर। छात्रों, आज हम जीव विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक श्वसन तंत्र पर परिचर्चा करने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र हमारे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे रेलवे, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पिछले कई विगत वर्षों में इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा गया है। तो श्वसन तंत्र से आपका कोई प्रश्न न रह पाए और आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो देखते देखते अगर आंसर सही करना है तो इस श्वसन तंत्र के वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, श्वसन तंत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र है क्या? अगर हमारे शरीर के अंदर श्वसन की प्रक्रिया बंद कर दी जाए तो क्या होगा? चलिए इन सभी चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। श्वसन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा है सांस लेना और सांस छोड़ना, उसका ही छोटा सा हिस्सा है, जबकि श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है। तो श्वसन में और सांस लेने और छोड़ने में क्या अंतर है? ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। आपको अगर ये जान जाते हैं तो श्वसन की प्रक्रिया धीरे धीरे आसान होने लगेगी। बातें समझ में आ रही है? चलिए, श्वसन हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह हमें ऊर्जा देता है। वास्तविकता यही है, ऊर्जा हमें देता है, लेकिन कैसे, किस प्रकार से यह ऊर्जा प्रदान करता है? क्या डायरेक्टली हवा लिए हैं और वहीं से ऊर्जा मिल गया? क्या हम हवा पी के या हवा अंदर ग्रहण करके हम जीवित रह सकते हैं? तो आप देखते हैं कि कई लोग जो होते हैं बिना पोषक तत्व ग्रहण किए भी केवल हवा से कुछ समय तक जीवित रहते हैं। कैसे जीवित रहते हैं? तो देखिए, हमारे रक्त में ग्लूकोज पाया जाता है, ग्लूकोज की मात्रा होती है। यही ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा तो मधुमेह हो जाता है, जिसको हम अपने भाषा में चीनिया रोग कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। तो ग्लूकोज की मात्रा रक्त में हमेशा रहती है और ग्लूकोज किसका सरलतम रूप है? कार्बोहाइड्रेट का। तो अब ध्यान दीजिए, रक्त जो है, ये रक्त में आप जानते हैं हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है? ऑक्सीजन को ले जाना और ले आना। ऑक्सीजन को ढोता कौन है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? रक्त में। तो रक्त में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हमें धीरे धीरे जो आंतरिक मजबूती मिलती है, अंदर से जो मजबूती मिलती है, वो कम होने लगती है। ये पूरा प्रोसेस श्वसन तंत्र के तहत देखेंगे कि श्वसन तंत्र हमें ऊर्जा कैसे देती है। देखते हैं। श्वसन तंत्र ऊर्जा उत्पादन का एक प्रक्रिया है। श्वसन तंत्र ऊर्जा उत्पादन का एक प्रक्रिया है, लेकिन यह ऊर्जा किस रूप में उत्पादित करता है? तो एटीपी के रूप में। एटीपी किस रूप में? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए कमेंट बॉक्स में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चलिए इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यही होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में हमें प्रदान करता है। जिस प्रकार से यदि हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट तब ऊर्जा देता है जब वह ग्लूकोज में टूट जाता है, और वह ग्लूकोज में टूटने के बाद किस रूप में ऊर्जा देता है? कैलोरी के रूप में। किस रूप में? कैलोरी के रूप में। जिस प्रकार से अगर हम मुद्रा की बात करें तो मुद्रा के हिस्से होते हैं, रुपया भी होता है, पैसा भी होता है, डॉलर भी होता है, लेकिन अलग अलग मान है। उसी प्रकार से ऊर्जा को मापने के लिए कहीं एटीपी का प्रयोग किया जाता है तो कहीं कैलोरी का।
ऊर्जा का मान ऐसे ही ज्ञात होता है। चलिए इसको देखते हैं आगे। यह ऊर्जा उत्पादन का एक क्या है, प्रक्रिया है। यह किस रूप में ऊर्जा देता है, एटीपी के रूप में। और कैसे ऊर्जा देता है, एटीपी में किस रूप में ऊर्जा देता है, यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, श्वसन तंत्र कहलाएगी। क्या कहलाएगी, श्वसन तंत्र कहलाता है। चलिए बच्चों, अब हम आपको बता रहे हैं कि श्वसन और सांस लेना या सांस छोड़ने की प्रवृत्ति में क्या क्या अंतर है। चलिए देख लिया जाए। अब हम एक तरफ कर दे रहे हैं, एक तरफ लिख लिया जाए श्वसन, श्वसन जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन। और सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वासोच्छ्वास कहलाती है। याद रहेगा। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग कहते हैं। एक हो गया श्वासोच्छ्वास, एक हो गया श्वसन। एक का नाम है ब्रीदिंग और दूसरे का नाम है रेस्पायरेशन। याद रहेगा ना। अब देखिए, रेस्पायरेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है। यह कौन सी प्रक्रिया है बाबू, रासायनिक प्रक्रिया है। जबकि श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग ये जो है भौतिक प्रक्रिया है। यह कौन प्रक्रिया है, प्रभौतिक प्रक्रिया है। यहां के लिए भौतिक और रासायनिक को बस इतना समझ लीजिए कि जिस भी प्रक्रिया में अभिक्रिया का नाम आएगा, रिएक्शन होगा, वह होगा रासायनिक, और जिसमें रिएक्शन नहीं होगा वो होगा भौतिक। जो सामान्यतः ऐसे ही कार्य कर रहा है, उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, वह भौतिक प्रक्रिया, और जिसमें रिएक्शन होने के बाद कोई कार्य हो रहा है वो होगा रासायनिक प्रक्रिया। तो श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है कि भौतिक प्रक्रिया है, तो भौतिक प्रक्रिया ना होकर वह क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है। क्योंकि इसमें क्या होगा, अभिक्रिया होगा, इसमें क्या होगा, रिएक्शन होगा, इसमें क्या होगा, रिएक्शन होगा। यहीं से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन गया कि श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग भौतिक प्रक्रिया है कि रासायनिक प्रक्रिया है। तो आंसर तुरंत कीजिएगा, क्या है, भौतिक प्रक्रिया है। जबकि श्वसन कौन सी प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है। यह रासायनिक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि इसमें अभिक्रिया होता है, और इस भौतिक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी अभिक्रिया नहीं होता है। इस श्वासोच्छ्वास में गैस का विनिमय होता है, गैस का विनिमय, गैस का विनिमय होता है। ध्यान रखिएगा ना। तो गैस का विनिमय किसमें होता है, श्वासोच्छ्वास में, यानी कि ब्रीदिंग में। तो गैस का विनिमय किस रूप में होता है, तो दो रूप में होता है। कैसे कैसे, तो एक होता है निश्वसन, निश्वसन, और एक होता है निःश्वसन, निःश्वसन। ध्यान रखिएगा बाबू। एक का नाम है निश्वसन, एक का नाम है निःश्वसन। निश्वसन का अर्थ, निश्वसन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनहेलेशन, इनहेलेशन। निश्वसन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनहेलेशन, और इसको क्या बोलते हैं, निःश्वसन को एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन मतलब निःश्वसन और इनहेलेशन मतलब निःश्वसन। इन मतलब अंदर लेना, जब सांस को अंदर लेते हैं तो उसी प्रक्रिया को निःश्वसन कहते हैं, और जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को निःश्वसन कहते हैं। याद रहेगा। यानी कि एक्सहेलेशन जो होता है सांस को बाहर छोड़ने के समय होता है, वही कहलाता है। और जब सांस को हम अंदर लेते हैं, खींच रहे हैं, सांस को खींचते हैं, तो उसको कहते हैं निःश्वसन, इनहेलेशन। तो याद रखिएगा, इसके नीचे लिख लीजिए सांस लेना, सांस लेना, और इसके नीचे हो जाएगा सांस छोड़ना, सांस छोड़ना। तो सांस छोड़ना और सांस लेना, ध्यान रखिएगा ना। सांस लेना निःश्वसन और सांस छोड़ना निःश्वसन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा रब करके हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे निःश्वसन में क्या है, निःश्वसन में क्या है, हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है। चलो देखते, यहीं पे देखो। अगर हम निःश्वसन की बात करें, यहां दिखाई देगा अच्छे से, निःश्वसन, निःश्वसन। निःश्वसन का मतलब क्या है, इनहेलेशन। अर्थ क्या है इसका, इंग्लिश मीनिंग क्या कहते हैं, इनहेलेशन, इनहेलेशन। निःश्वसन में क्या होता है, हम सांस में क्या क्या लेते हैं, हम सांस वायु में से खींच, वायु को आकर्षित कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं अंदर, ग्रहण किए, तो उसमें क्या क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, चार चीजें ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। तो नाइट्रोजन कितना परसेंट लेते हैं, नाइट्रोजन 78%, 78%,
ऑक्सीजन बताइए, ऑक्सीजन 21%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, कितना 0.03%, जलवाष्प कितना लेते हैं तो 0.06%। याद रखिएगा बाबू, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम अंदर सांस को खींचते हैं तो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत लेते हैं तो 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%, जलवाष्प 0.06%। इस निश्वसन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनहेलेशन, और छोड़ेंगे तो एक्सहेलेशन। सांस लेते हैं तो इनहेलेशन, सांस छोड़ते हैं तो एक्सहेलेशन। सांस लेते समय नाइट्रोजन कितना परसेंट 78%, ऑक्सीजन कितना परसेंट 21%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट 0.03%, और जलवाष्प कितना परसेंट 0.06%। क्लियर है। अब यहां पे देख लीजिए निःश्वसन, निःश्वसन को देख लीजिए। अब निःश्वसन मतलब ये तो सांस लिए हैं, ये सांस लिए हैं, सांस लेना। अब सांस को क्या कर रहे हैं, छोड़ेंगे, सांस छोड़ना है ना, सांस को छोड़िए। सांस को छोड़िएगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन जैसे आया था वैसे निकल जाएगा, नाइट्रोजन का कोई काम नहीं है, यानी कि 78% आया था और 78% बाहर हो जाएगा। ऑक्सीजन बताइए, ऑक्सीजन को रख लिया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन से ही काम करता है। रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। वही हीमोग्लोबिन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को खींचेगा और कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर देगा। देखिए कैसे प्रोसेस, वो प्रक्रिया हम दिखाएंगे श्वसन में। अब यहाँ पे देखिए, तो ऑक्सीजन को रख लिया जाता है लगभग 4%, तो छोड़ा जाएगा कितना 17%। और ऑक्सीजन को जब ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जब ऑक्सीकरण होता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, और CO2 जो यहाँ 0.03% हम लिए थे, छोड़ेंगे तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो बचा वो जलवाष्प कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा ना। तो प्रश्न यहां से पूछता है कि सांस छोड़ते समय नाइट्रोजन कितना प्रतिशत हम श्वसन नली से बाहर निकलता है तो 78%, ऑक्सीजन 17%, कार्बन डाइऑक्साइड 4%, और जब लेते हैं तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और जलवाष्प 0.06%। ये निःश्वसन और निःश्वसन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ब्रीदिंग, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। दिमाग में रहेगा, ये पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई है। अब हम किस प्रोसेस पे चलते हैं, श्वसन पे, रिस्पायरेशन पे। किस पे चले हैं, रिस्पायरेशन पे। अब यहां से प्रश्न मैं पूछूंगा तो बता दीजिएगा। चलिए तो बताइए, वह कौन सा गैस है जिसमें कोई अंतर नहीं होता है, जितना आता है उतना जाता है? तो आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। आंसर होना चाहिए नाइट्रोजन। क्या होना चाहिए बाबू, नाइट्रोजन। किस में चेंजिंग हो रहा है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में चेंजिंग हो रहा है। ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं कम छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कम लेते हैं ज्यादा छोड़ते हैं। छोड़ने की प्रवृत्ति यानी कि जब सांस को छोड़ते हैं तो एक्सहेलेशन, सांस को लेते हैं इनहेलेशन, या ब्रीदिंग के तहत होता है। और ब्रीदिंग कौन सी प्रक्रिया, भौतिक की रासायनिक? आंसर क्या होगा, भौतिक प्रक्रिया। चलिए श्वसन में चलिए, रिस्पायरेशन कौन सी प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया। बातें समझ में आ गई। अब यहां से अच्छे से समझिए, अब माइंड खोल के बस बातों को ध्यान से सुनिए, बाकी सारी बातें समझ में आ जाएगी। जब हम सांस को खींचते हैं और सांस जब हवा को हम खींच रहे हैं और हवा फेफड़े में जा रही है, तो फेफड़े में जाने के बाद क्या प्रोसेस होता है। आप जानते हैं कि रक्त में ग्लूकोज पाया जाता है। वह ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप होता है, जो कि इलियम में पाई जाने वाली माइक्रोविली से आकर्षित किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। अवशोषण कर लिया, अब उसको रक्त में यानी कि रक्त वाहिकाओं में, रक्त के नसों में रक्त को दौड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो वह ऑक्सीजन लेने के लिए कहां पहुंचेगा, फेफड़ा में, लंग्स में। कहां पहुंचेगा, लंग्स में, फेफड़ा में। फेफड़ा में पहुंचेगा तो फेफड़ा में पहुंचाए कितने गैस को है, इतने सारे गैस को पहुंचाए, नाइट्रोजन भी गया है, ऑक्सीजन भी गया है, CO2 भी गया है, जलवाष्प भी गया है। तो उसमें से उठाएगा किसको, केवल ऑक्सीजन को। कैसे उठाता है, फेफड़ा में देखेंगे। एक किसको उठाएगा, ऑक्सीजन को।
तो रक्त में ऐसा क्या होता है जो ऑक्सीजन को उठाता है? तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उठाया, और आप जानते हैं कि हमारा हर एक हिस्सा में कोशिका है। कोशिका तो सबसे छोटा भाग होगी। कोशिका में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब यही माइटोकॉन्ड्रिया में जो हीमोग्लोबिन है, रक्त का हीमोग्लोबिन, यही माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाएगा। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाएगा तो यह ऑक्सीजन और रक्त में पाई जाने वाली ग्लूकोज एक साथ ऑक्सीकरण होंगी। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण होती है तो वह ऊर्जा का निर्माण करती है, और वह ऊर्जा किस रूप में देती है? एटीपी के रूप में। यह पूरी प्रक्रिया कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाया जाता है? कोशिका में। ध्यान रखिएगा ना। तो बस वही चीज है, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया में बस हमें इतना ही लिखना होगा कि O2 के साथ अभिक्रिया कौन करता है? ग्लूकोज C6H12O6। ये जब अभिक्रिया करती है तब जाके CO2 प्लस H2O प्लस ये 36 और 2 38 ATP का क्या करती है? निर्माण करती है। सामान्यतः 38 ATP बन के ग्लूकोज को बनाता है, लेकिन जब निकलता है तो यहाँ 38 लिखना उचित नहीं रहेगा, बस 36 ही को लिख दीजिए। 2 आगे बनता है। जब हम अंतः ग्रंथियां पढ़ेंगे, अंतः भाग पढ़ेंगे फेफड़ा का और श्वसन का, तो हम देख लेंगे 2 प्रकार के श्वसन होते हैं, अंतः श्वसन, बाह्य श्वसन। अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन। अंतः श्वसन में देखेंगे कि टोटल मिला के 38 ATP बनता है, लेकिन यहाँ कितना लिया गया है? 36 ATP। तो 2 कहाँ गया उसको भी अच्छे से देखेंगे। ये जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही होगी ये पूरी माइंड में होनी चाहिए, यहाँ से कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। श्वसन तंत्र क्या करता है? ऊर्जा उत्पादन का एक क्या है? प्रक्रिया है। यह किस रूप में ऊर्जा देता है? एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब श्वासोच्छ्वास और श्वसन में क्या अंतर है? तो श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है, जबकि श्वासोच्छ्वास क्या है? एक भौतिक प्रक्रिया है। गैसों का विनिमय कहाँ होता है? श्वासोच्छ्वास में होता है। गैसों का विनिमय कितने रूप में? 2 रूप में, एक निःश्वसन और दूसरा निःश्वसन। निःश्वसन मतलब सांस लेना और निःश्वसन मतलब सांस छोड़ना। जब सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 78%। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? 21%। CO2 कितना प्रतिशत? 0.03%। जलवाष्प कितना प्रतिशत? 0.06%। और निःश्वसन में देख लीजिए, जब हम सांस छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 78%। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? 17%। और CO2 कितना प्रतिशत? 4%। याद हो गया? अब श्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ कौन अभिक्रिया करता है? ग्लूकोज। तो क्या क्या होता है? CO2 का निर्माण होता है, H2O का निर्माण होता है और 36 ATP का निर्माण होता है। कितना ATP का? 36 ATP का। आप जान लीजिए कि 38 ATP मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अब इसको अगर पुनः ग्लूकोज बनना होगा तो कितना ATP? 38 ATP इसको चाहिए। कितना ATP? 38 ATP। ये पूरा प्रोसेस श्वसन में हम देखेंगे, जब हम अंतः श्वसन पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन आज का जो क्लासेस है बाह्य श्वसन का है, उसको अच्छे से समझ लीजिए। अंतः श्वसन से भी प्रश्न पूछता है कि एक ग्लूकोज ATP में कैसे टूट जाता है, यह है अंतः श्वसन। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे बाह्य श्वसन। बने रहिए, फेफड़ों के बारे में आपको जानकारी जरूर मिलेगी। चलिए अब हम चलते हैं श्वसन पे। ये श्वासोच्छ्वास में कुछ नहीं है, ये जितना था उतना दे दिया गया है। यहां से जो प्रश्न पूछेगा, यानी कि जो ब्रीदिंग से प्रश्न पूछेगा, यही सब पूछता है कि नाइट्रोजन कितना प्रतिशत लेते हैं, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत लेते हैं, इतना काफी है। अब हम चलते किस टॉपिक पे? श्वसन पे। श्वसन को अब कई भागों में बांटते हैं, देखते हैं कि श्वसन किस रूप में बटेगा। बोर्ड को रब कर दिया जाए। देखिए अब श्वसन, श्वसन 2 भागों में। श्वसन को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा जाए। एक का नाम रख दिया जाए बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन, और एक का नाम है अंतः श्वसन, अंतः श्वसन। एक का क्या नाम है? बाह्य श्वसन, और दूसरे का नाम है अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन में क्या होता है?
बाह्य श्वसन में वो तो श्वास हो गया है ना, ब्रीदिंग हो गया। अब ब्रीदिंग के बाद क्या होता है, श्वसन में क्या होगा कि अब ब्रीदिंग करने के बाद वो फेफड़ा में गया है, फेफड़ा के बाद मैंने क्या बताया, रक्त में पाई जाने वाली हीमोग्लोबिन उसको उठाएगा और कहां ले जाएगा, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। यह पूरी प्रोसेस कहां होती है, बाह्य श्वसन में। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं। तो बस बच्चों लिख लिया जाए, फेफड़ा, फेफड़ा से रक्त, रक्त से कोशिका, कोशिका के किस हिस्से में, कोशिका के किस हिस्से में, तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। याद हो गया बच्चों, कोशिका के किस हिस्से में, तो माइटोकॉन्ड्रिया के हिस्से में। अब देखिए अंतः श्वसन में क्या होगा, अंतः श्वसन में क्या पढ़ना है बाबू, यही पढ़ना है कि O2 किसके साथ रिएक्ट करेगा, C6 H12O6, O2 यानी कि ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करता है, इसी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे, अंतः श्वसन कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतः श्वसन। तो आज का टॉपिक अंतः श्वसन पे नहीं है, आज का टॉपिक बाह्य श्वसन पे है। इसको लास्ट तक देखते रहिए, ये बाह्य श्वसन कैसे कार्य करता है। ठीक है बच्चों, तो बाह्य श्वसन में फेफड़ा, फेफड़ा से रक्त, रक्त से कोशिका, कोशिका से कहां, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमारा एटीपी का निर्माण कैसे होता है, वह क्या कहलाएगा, अंतः श्वसन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंतः श्वसन। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं कहां पर, तो बाह्य श्वसन पर। कहां पर चलते हैं, बाह्य श्वसन। देखिए बाह्य श्वसन में क्या होता है, बाह्य श्वसन देख लीजिए। अब देखिए यहां पे, ये मान लीजिए आपका नाक हो गया, छिद्र होता है ना जी, जिसे नासा छिद्र कहते हैं, नासा छिद्र कहते हैं, नासा छिद्र कहा जाता है। इसके बाद यहां जो उठा हुआ भाग है इसको नासा कपाट कहते हैं, नासा कपाट, नासा क्या कहते हैं, कपाट कहते हैं। ये हो गया नासा छिद्र, उसके बाद कौन हो गया, नासा कपाट। अच्छा यहाँ पे देखा होंगे बाल उल होता है बाबू, यहाँ बाल होता है और थोड़ा बहुत लिक्विड भी होता है। जब आप बाहर निकालना चाहते हैं तो एक नाक पकड़ते हैं, खींच के नीचे गिरा देते हैं, लिक्विड होता है ना। वो लिक्विड क्या है, वो है म्यूकस। क्या है, म्यूकस। उसको हिंदी में क्या कहते हैं, श्लेष्मा। मान लीजिए लिक्विड यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, लिक्विड डाल दीजिए, लीजिए लिक्विड डाल दिया गया। इस लिक्विड का क्या नाम है, श्लेष्मा, श्लेष्मा। यह क्या कार्य करता है, श्लेष्मा और बाल का एक महत्वपूर्ण रोल है नाक में। क्यों है, अगर नहीं रहता तो क्या होता है, हम और भी कोई भी देखते हैं कि कैंची डाल के वो काटता है, बबुआ कहीं इधर उधर लग जाएगा तो खत्म हो जाएगा कहानी, है ना, ब्लड निकलने लगता है, बोलता है वो लग रहा है कि बाल काटने में कहीं कुछ और काट लिए। तो देखो नाक का बाल भी रहना जरूरी है और नाक में श्लेष्मा भी रहना जरूरी है, लेकिन अपर्याप्त मात्रा में श्लेष्मा हो जाता है, सॉरी पर्याप्त मात्रा में, जैसे कि आवश्यकता से कभी कभी अधिक हो जाता है। तो जब आवश्यकता से अधिक होता है तो जब हम खाना खाते हैं तो बाहर निकलने लगता है। बच्चों का देखते हैं ना, मुंह पे एकदम होठ पे गिरने लगता है, गिरता है ना। तो श्लेष्मा जब मुंह पे गिरने लगता है तो समस्या खड़ा करता है। बच्चे तो कभी जीभ से ही खींच लेते हैं, आ जाओ अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। तो श्लेष्मा करता क्या है और नाक में बाल क्या करते हैं, यह वायु में उपस्थित धूल और कण को यहीं पर रोक लेते हैं और तब जाकर बोलते हैं कि तुम अंदर जाओ। तो नासा छिद्र से कहां जाएगा, नासा कपाट में। कहां जाएगा, नासा कपाट में। बाबू अब जब मुंह खोलिएगा, आ करिएगा आ, तो पीछे की ओर एक दीवार दिखेगी, है ना। उसी दीवार में एक ऐसे मांसपेशी लटका रहता है जिसे आप टॉन्सिल कहते हैं, जबकि बायोलॉजिकल भाषा उसे यूवला कहता है। क्या कहता है, यूवला। क्या कहता है, यूवला। जो लटका रहता है उसे क्या कहते हैं, यूवला। देखते हैं कभी कभी यूवला जो होता है ना लटक जाता है, यूवला दर्द भी देने लगता है। तो बाबू वो तभी होता है जब कोई वायरस इंफेक्शन होता है। वो तो मान से सूज जाएगा ही, उसमें कोई इंफेक्शन आएगा तो फिर अपने आप से ठीक हो जाएगा।
अब उसी युवला के जस्ट पीछे श्वास नली खुलती है। ये जो नाक द्वारा, ये जो नाक गई है ना, श्वास नली नहीं बोल सकते इसको, नाक वाला जो नली है ना, ये कहाँ खुलती है? जस्ट युवला के पीछे खुलती है। और युवला जिस भाग पर स्थित है उसे कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। यानी कि जो हमें दिखाई दे रही है बाबू, जो हमें दिखाई दे रही है उसे हम क्या कहेंगे? फेरिंग्स कहेंगे। नाम दे दीजिए यहां पर, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या कहेंगे? फेरिंग्स कहेंगे। अब जो हमें दिखाई दे रही है वो क्या होती है? फेरिंग्स। फेरिंग्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रसनी। क्या कहते हैं बाबू? ग्रसनी। और ये वाला मुंह वाला ऐसे ही आता है, ऐसे जाके, ठीक है ना, यहीं पे लटकता रहता है। इसका ये फेरिंग्स में एक यूवला है जो लटक रहा है, टॉन्सिल हम कह रहे हैं, वो यूवला है। उसका क्या काम है कि जब आप भोजन निगलते हैं, ये हम पाचन तंत्र में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहां सुन लीजिए, जब हम भोजन निगलते हैं तो यूवला क्या करता है कि श्वास नली, यानी कि जो नाक से जा रही है नली है, इसको बंद कर देता है। बोलता है कि तुम रुको, भोजन जा रहा है। क्या जा रहा है? भोजन जा रहा है। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। यदि आप भोजन भी कर रहे हैं और सांस भी ले रहे हैं, दोनों एक साथ नहीं होगा, कोई एक ही होगा। करके देख लीजिए, सिंपल सी बात है, करके देख लीजिए, है ना। थूक भी घोटिएगा, सांस रुक जाएगी, और जब तक सांस चलेगी आप थूक अंदर घोट नहीं सकते। तो इसको रोकता कौन है? युवला। लटका कौन है? युवला। यही युवला क्या करेगा? रोक देगा। नीचे अब आएगा, तो नीचे आएगा तो फेरिंग्स के नीचे है लैरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे कौन पाया जाता है बाबू? सॉरी, क्या मिलता है हमें? लैरिंग्स मिलता है। लैरिंग्स क्या मिलता है? लैरिंग्स। अब फेरिंग्स के नीचे क्या है? लैरिंग्स। अब आगे क्या होता है? लैरिंग्स को क्या बोलते हैं? जैसे हम इसको कभी कभी अपने भाषा में गला भी बोल सकते हैं, थ्रोट भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको जानने के लिए इसको आप कंठ द्वार कह दीजिए। कंठ द्वार, स्वर नली। स्वर नली, यहीं से स्वर नली स्वर है, जैसे ये वाला। अभी दबाइए, हेलो हेलो हेलो, हो रहा है ना? आप भी करके देख लो, यही होता है। तो जिसको आप दबा रहे हो उसको बोलते हैं टेटुआ। क्या बोलते हैं? टेटुआ। यहां से स्वर ही बदल देगा, हेलो हेलो हेलो, बदल रहा है ना। तो इसको क्या कहते हैं? किसको आप दबा रहे हैं? लैरिंग्स को। किसको दबा रहे हैं? लैरिंग्स को। और अपने भाषा में टेटुआ। बातें समझ में आ गई? तो अब ये लैरिंग्स जब थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो यह दो भागों में विभाजित हो जाता है। यानी कि जब यहां जाता है यहां, तो ये दो भागों में विभाजित हो जाता है, ऐसे करके। एक का नाम हो जाता है फूड पाइप, फूड पाइप, और एक का नाम हो जाता है ट्रैकिया। क्या नाम हो जाता है? ट्रैकिया। एक का क्या नाम हो जाता है? ट्रैकिया। और एक का नाम क्या है? फूड पाइप। एक का नाम ट्रैकिया। ट्रैकिया को क्या कहते हैं? श्वास नली। श्वास नली। क्या कहते हैं? श्वास नली। फूड पाइप को क्या कहते हैं? ग्रास नली। कौन सा नली बाबू? ग्रास नली। और यहीं पर है बीचों बीच इपोग्लोटिस। इपिग्लोटिस। यहीं पर कौन है? इपिग्लोटिस। जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो इपिग्लोटिस ऐसे हो जाता है, भोजन सीधा आ जाता है। और जब भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं तो हमेशा ऐसे रहता है, ऐसे भी हो जाता है कभी कभी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए पेट में हवा जाता है, जैसे पेट को फुलाइए, पेट को फुला रहे हैं, तो हवा जाने से उसको क्या दिक्कत है? लेकिन इस श्वास नली में खाना भेज दीजिएगा, समस्या होगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, यह इपिग्लोटिस जो है, इसका नाम है इपिग्लोटिस। यह इपिग्लोटिस हम जब पोषक तत्व पढ़ाएंगे तो और भी अच्छे से आपको दिखा दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल इतना ही जानिए। इपिग्लोटिस का क्या काम है कि आप जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो उसको श्वास नली में भेजना, और जब खाना खाते हैं तो उसको फूड पाइप में भेजना। यह कंट्रोल कौन करता है? तंत्रिका तंत्र कार्य करता है इसके लिए। जब आप भोजन करते हैं, कभी कभी हिचकी आता है, ऐसे करते हैं। जब आप तंत्रिका तंत्र कार्य नहीं करता है तब हिचकी आता है। देख लीजिए, जब आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं और भोजन ग्रहण करते समय आप सोच रहे हैं कि ओहो बाइक से घूमते तो कितना मजा आता, हमारे पास कार होता तो कितना मजा आता। तंत्रिका तंत्र कहते हैं भोजन कर लो, नहीं तो समस्या करेंगे। आप बोलते हैं ना हम तो कार पे घूम रहे हैं, कार पे एकदम देख रहे हैं, हाँ ड्राइविंग सीख गए हैं बहुत अच्छे से। तो जब ऐसी अवस्था आती है तो इपिग्लोटिस कहता है कि हम कहाँ जाएं? श्वास नली को बंद करना है ना। जब भी घोटिएगा ना तो कैसे गट गट बजता रहता है, तो इपिग्लोटिस ऐसे हो जाता है और ये अंदर चला जाता है, ये अंदर चला जाता है। इपिग्लोटिस तंत्रिका तंत्र से पूछता है भैया कहाँ जाएं, कहाँ जाना है हमें? फूड पाइप को बंद करना है कि श्वास नली को बंद करना है, यानी कि ट्रैकिया को बंद करना है? तंत्रिका तंत्र कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र कहाँ गया है? कार पे गया है।
ये हम कार में ड्राइविंग कर रहे हैं, समस्या खड़ा कर दिया, अब इपिग्लोटिस जैसे है वैसे ही रह गया। तो इसमें भी आ रही भोजन जो है, भोजन जब आती है तो इसमें भी जा रही है और इसमें भी आ गई। तब तक यहाँ फेफड़ा है, कौन है? फेफड़ा है। फेफड़ा, अरे ये कहाँ से आ गया भाई, ये तुम कहाँ से आ रहे हो? इसको इतना अच्छा नली शुद्ध शुद्ध रखे है, तुम कहाँ से? चल भग भग। अब लगा दम लगा के भैया घरे जा तू भैया, यही वाला हाल कर देता है। दम लगा के आइया, जैसे ही हवा प्रेशर मारता है तुरंत ऐसे करने लगते हैं। तो ये कहता है दम लगा दिया, दम लगाया तो आपको हिचकी आना प्रारंभ हो गया। बातें समझ में आ गई ना? तो हिचकी क्यों आती है कि जब खाना किस नली में जाने लगता है? श्वास नली में, जिसको क्या कहते हैं? ट्रैकिया। तो श्वास नली और ग्रास नली को अलग कौन करता है? इपिग्लोटिस। कौन करता है? इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस किसका हिस्सा है? फेरिंग्स का कि लैरिंग्स का? तो लैरिंग्स का। किसका हिस्सा है? लैरिंग्स का। फेरिंग्स का हिस्सा कौन है? यूवला। इसका हिस्सा है यूवला। यूवला, यूवला क्या करता है? नाक से आने वाली सांस को रोकता है, इसे चिपक जाएगा, नाक में से सांस ही नहीं आएगा। और लैरिंग्स का कौन सा हिस्सा है? इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस, ध्यान रखिएगा, इपिग्लोटिस। इस ग्रीन वाले का क्या नाम है? इपिग्लोटिस नाम है। क्या नाम है बाबू? इपिग्लोटिस। तो इपिग्लोटिस श्वास नली यानी कि ट्रैकिया और फूड पाइप को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। हमें लगता है कि इतनी भाग जो बताए हैं उतना माइंड में रहेगा। स्वर द्वार किसके कहा जाता है? स्वर नली किसे कहा जाता है? तो लैरिंग्स को। ग्रसनी किसको कहते हैं? फेरिंग्स को। ये हो गया नासा कपाट, ऊपर कौन हो गया? नासा छिद्र। अब चलिए सांस ले रहे हैं तो सबसे पहले कहा जाएगा नासा छिद्र में। सांस लिए तो कहा जाएगा? नासा छिद्र में। उसके बाद नासा कपाट में, सॉरी श्लेष्मा नहीं, नासा कपाट में। नासा छिद्र के बाद नासा कपाट में। नासा कपाट के बाद फेरिंग्स। कहां जाएगा? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स। और लैरिंग्स के बाद कहां जाएगा? ट्रैकिया। अब फूड पाइप में तो जाएगा नहीं, इसको कहां जाना है? श्वास नली में, यानी कि ये कहां जाएगा? ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया भी आगे चल के दो भागों में विभाजित होता है, ठीक है? अब उसको देख लीजिए, उसको देख लिया जाए। यहां तक आ जाएगा? आना आ जा तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाएगा। चलो देखते हैं क्या होता है। अब छोटा सा फिगर बनाएंगे, फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। अब ये ट्रैकिया हो गया, यहां से मिटा देते हैं ये। अब क्या हो गया? ट्रैकिया। अब ट्रैकिया को ऐसे बना लीजिए, अब अलग कर दिए, ट्रैकिया को अलग बना रहे हैं हम लोग। ट्रैकिया को बना लिए। अब ट्रैकिया क्या होता है? ये भी दो भागों में आगे चल के विभाजित हो जाता है। इसका नाम क्या है? ट्रैकिया, यानी कि यही श्वास नली है, ऐसे जा रही है, बस ऐसे ही समझ लीजिएगा। इसको बोलते हैं ट्रैकिया, है ना? थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा। इसको बोलते हैं ट्रैकिया। अब ट्रैकिया दो भागों में विभाजित होता है। एक होता है, आप ऐसे होके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ए वाला है लेफ्ट और ए वाला है राइट। इसको बोलते हैं लेफ्ट ब्रोंकाई, इसको बोलते हैं राइट ब्रोंकाई। क्या नाम है? ब्रोंकाई नाम है। क्या नाम है बाबू? ब्रोंकाई नाम है। नाम लिख दिया जाए तो लिख लीजिए, स्पेलिंग देख लिया जाए। ब्रोंकाई, BRO, ब्रोंकाई का NCHI, ब्रोंकाई। ये लेफ्ट ब्रोंकाई और ये राइट ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई के कई ब्रांच होते हैं, ऐसे ऐसे। जिसको बोलते हैं ब्रोंक्यूलस। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूलस। इसको भी लिख लीजिए, ब्रोंक्यूलस। इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूलस। है ना? या फिर ब्रोंकाइल भी बोल सकते हैं। इसको ब्रोंकाई, इसको ब्रोंकाइल। ब्रोंकाई, ब्रोंकाइल, ठीक है? अब भाई इसको पैक करना जरूरी है, नहीं तो ये समस्या करेगा, तो इसको पैक कर दिया जाए। थोड़ा सा नाम लिखे ना, इसलिए बड़ा हो गया है, बड़ा होता नहीं है इतना। यहां तक तो दिखाई दे रहा होगा, है ना? इसका क्या नाम है? छोटा छोटा जो है इसका क्या नाम है? ब्रोंकाइल नाम है। इसका क्या नाम है? इसका बताइए। ब्रोंकाई नाम है। इसका ब्रोंकाइल, इसका ब्रोंकाई, या फिर इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूलस, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। याद रहेगा ना? याद रहेगा बाबू? चलिए देखिए, अब इसमें छोटा छोटा सा गुच्छा टाइप का होता है, ऐसे गुच्छा गुच्छा होगा।
इसको बोलते हैं एल्वियली। क्या बोलते हैं? एल्वियली। और हिंदी में क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठिका। वायु कोष्ठिका। क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठिका। अब इसी वायु कोष्ठिका जो है, मान लीजिए वायु कोष्ठिका ऐसे होती है एकदम अंडाकार में, और इसी में रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिका यानी कि जो रक्त का नस होता है ना, इसको एकदम घेरे रहता है। और रक्त के वाहिकाओं में से जब रक्त निकलता है तो उसी रक्त में पाया कौन जाता है? हीमोग्लोबिन। और यही हीमोग्लोबिन यहीं से ऑक्सीजन को ले लेता है और बाकी सभी चीजों को छोड़कर पुनः वापस बोलता है कि जाइए, आप निकल जाइए। यही पूरा प्रोसेस होता है। चलिए फिर से एक बार अगर अच्छे से देखें तो याद हो जाना चाहिए। देखिए तो कैसे होता है। सबसे पहले सांस लिए तो कहां गया? नासा छिद्र। नासा छिद्र के बाद नासा कपाट। नासा कपाट के बाद ट्रैकिया, सॉरी, नासा कपाट के बाद फेरिंग्स। नासा कपाट के बाद फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद, ट्रैकिया यहां गया ना, ट्रैकिया के बाद ये कौन है? ब्रोंकाई। हिंदी में लिख लीजिए ब्रोंकाई। ब्रोंकाई। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई। ब्रोंकाई कई भागों में विभाजित होता है, जिसको क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूलेस। और ब्रोंक्यूलेस के बाद किस में जाता है? वायु कोष्ठिका में। जिस तरह आएगा उस तरह से जाएगा। चलिए पीछे ले जाइए। वायु कोष्ठिका। वायु कोष्ठिका के बाद ब्रोंकाइल। ब्रोंकाइल के बाद ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद नासा कपाट। नासा कपाट के बाद नासा छिद्र। और ये जो भाग से घिरा रहता है इसी को कहते हैं फेफड़ा। फेफड़ा। क्या कहते हैं बाबू? फेफड़ा। क्या कहते हैं? फेफड़ा। अब देखिए बच्चों, जैसे हम लोगों ने पूरा प्रोसेस देख लिया, एक बार चलिए लिख के देख लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले कहाँ जाए? सबसे पहले जब हम वायु को लेते हैं तो कहाँ आता है? तो सबसे पहले नासा, नासा छिद्र में, नासा छिद्र। फिर बताइए नासा कपाट। नासा कपाट। नासा कपाट के बाद कहाँ जाता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स। लैरिंग्स। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स। लिखा हुआ है ना, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद कहाँ जाता है? ट्रैकिया यानी कि श्वास नली। कहाँ जाता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद कहाँ जाएगा बच्चों? ट्रैकिया के बाद बताइए कहाँ जाएगा? ट्रैकिया के बाद जाता है ब्रोंकाई, जो लिखा हुआ है ना ब्रोंकाई। ब्रोंकाई। ट्रैकिया दो भागों में विभाजित हो जाता है। देखो यहाँ पे ट्रैकिया दो भागों में विभाजित हो जाता है। यह दो भाग, एक होता है लेफ्ट ब्रोंकाई, एक होता है राइट ब्रोंकाई। इसको कौन सा ब्रोंकाई कहेंगे? राइट। इसको लेफ्ट। अब यह कई ब्रांचों में विभाजित होता है। इस ब्रांच को क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूलेस या फिर ब्रोंकाइल। क्या कहते हैं? ब्रोंकाइल। तो ब्रोंकाई से अब कहां गया? ब्रोंक्यूलेस में। कहां गया? ब्रोंक्यूलेस में। अब ब्रोंक्यूलेस में क्या होता है? वायु कोष्ठिका। क्या होता है? वायु कोष्ठिका। अब यहां पर वायु कोष्ठिका में आके खत्म हो जाता है। बातें समझ में आ गई ना? तो पूरा प्रोसेस होता है। चलो पीछे से चलो, तो अब उसको बाहर निकालना है। तो बाहर कैसे निकलेगा? वायु कोष्ठिका, ब्रोंकाइल, ब्रोंकाई, ये कौन है? इसका नाम क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद नासा कपाट। नासा कपाट के बाद नासा छिद्र। ये पूरा प्रोसेस होते रहता है। याद हो गया ना? 2-3 बार इसको याद करने की कोशिश की, 100% याद होगा। अब देखो यहीं पर ये जो लेफ्ट वाला है ना, ये जो लेफ्ट हिस्सा है फेफड़ा का, इसी लेफ्ट फेफड़े के नीचे हार्ट होता है, जिसे आप दिल कहते हैं। लीजिए दिल का फिगर हम बना ही देते हैं। इसी के नीचे दिल, यही हार्ट होता है। इसीलिए लेफ्ट जो फेफड़ा होता है यानी कि बायां जो फेफड़ा होता है वो दाहिना के तुलना में छोटा होता है। क्योंकि इसके नीचे क्या पाया जाता है? हृदय। इसीलिए बायां छोटा होता है जबकि दायां क्या होता है? बड़ा होता है। दायां क्या होता है? बड़ा, और बायां छोटा। दायां बड़ा और बायां छोटा। तो जो बड़ा हो गया उसको 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। दाहिना को, इसको मैं रब कर देता हूं, रब करने के बाद देखिए, इसको ऊपर वाले से हटा देते हैं, हार्ट को नीचे छोड़ दीजिए, उसी से समझेंगे। अब देखो बाबू, दायां या फिर दाएं। अब दाहिना जो फेफड़ा होता है 3 भागों में विभाजित होता है। 3 भागों में। तो भाग हम नहीं कहते, क्या कहते हैं? लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? लोब। तो दाहिना फेफड़ा में 3 लोब। कितने लोब? 3 लोब।
दाहिना फेफड़ा में कितना लोब? 3 लोब। पहले का नाम सुपीरियर लोब, दूसरे का नाम मिडिल लोब और तीसरे का नाम इंफेरियर लोब। याद रहेगा ना? तो दाहिना में कितना लोब? 3, क्योंकि दाहिना बड़ा होता है कि बायां? तो दाहिना, ये वाला दाहिना है। दाहिना बड़ा कि बायां बड़ा? तो दाहिना बड़ा। दाहिना में कितने लोब? 3 लोब। और बायां छोटा होता है इसीलिए उसमें कितने लोब? 2 लोब। तो 3 और 2 5। तो फेफड़े में कितने लोब होते हैं? 5। फेफड़े कितने भागों में विभाजित होते हैं? तो 5 भागों में। याद रहेगा ना? 3 दाहिना और 2 बायां। कोई समस्या नहीं है बच्चों, यहां समझ में आ गया है। अब चलिए फेफड़े पे थोड़ा सा इसके आंतरिक हिस्से पर देखें तो ये देखिए, ये जो हिस्सा है ऐसे इस रूप में, इस आकृति में फेफड़ा के जस्ट नीचे, यानी कि यहां पे एक बार फेफड़ा का निर्माण कर दिया जाए तो मान लीजिए कि ये आया था ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ये निर्माण किसका हो गया? ब्रोंकाई का। ब्रोंकाई के बाद ये हो गया ब्रोंक्यूलेस। यही हुआ था ना बाबू? देखते जाइए तो यही हुआ है ना। ब्रोंक्यूलेस के बाद ये है वायु कोष्टिका। कौन है? वायु कोष्टिका है। अब ये इसको घेर दीजिए, इसको घेर दीजिए। यही हो गया फेफड़ा। यहीं पर क्या है? हार्ट है। याद रहेगा? तो ये जो होता है इसको अप एंड डाउन, यहां पर एक मोटा मांसपेशी होता है जिसको कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं? डायफ्राम। इसका नाम है डायफ्राम। डायफ्राम। इसी डायफ्राम के कारण हम सांस को ऊपर खींच पाते हैं और नीचे ले पाते हैं। जब डायफ्राम संकुचित होता है, यानी कि ऐसे खिंचाव होता है डायफ्राम में, जैसे आप सांस लीजिए, सांस लेंगे तो यहां पर एक चेस्ट के नीचे ये वाले भाग डायफ्राम कहलाता है। यह क्या होता है? संकुचित होता है, सिकुड़ने लगता है। तो जब संकुचित होता है तो सांस अंदर जाती है, और जब फैलता है, यानी कि लिख लीजिए फैलता है, तो सांस बाहर जाती है। जब फैलेगा, यानी कि आप छोड़ दीजिए, तो आप देखते हैं बच्चों का, चाहे अपना भी देखिएगा, सोते समय पेट ऊपर नीचे करता है। अरे भैया पेट करता जरूर है, लेकिन उसको कराता कौन है? डायफ्राम है। अब कभी देखिएगा, ऐसा सुने होंगे आप लोग कि कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, ना उसके नाक से ब्लड आया, ना कान से ब्लड आया, ना उसका सर फूटा है, ना हाथ टूटा है, फिर कैसे? तो बाबू उसका डायफ्राम ही टूट जाता है। और डायफ्राम टूट गया तो जब डायफ्राम टूट गया तो फेफड़ा में जो आप ऐसे करते हैं, इसको भेज कौन रहा है? अप डाउन कौन कर रहा है? तो डायफ्राम कर रहा है, फेफड़ा नहीं करता है। फेफड़ा के जस्ट नीचे वही कराता है, जाओ आओ, जाओ आओ, और टूट जाएगा तो कहानी खत्म। और टूट जाने के बाद न सांस अंदर आ पाती है, न सांस बाहर जा पाती है, जिसके कारण मृत्यु हो जाती है। कभी यहां पे आपको ऐसे खींच के यहां पे मार दिया जाए, यहां पर जब यहां पे चोट कभी कभी लगती है तो सांस ऐसे ही लगता है कि अब क्या होगा, आप जी ही नहीं पाएंगे। तो उस समय सोचिए कि थोड़ा सा चोट लगा हुआ है डायफ्राम पे, तो आपकी प्रवृत्ति ये रहती है, जब ज्यादा चोटिल हो जाएगा तो आपकी मृत्यु निश्चित है। कट एंड क्लियर माइंड में रहेगा? तो डायफ्राम जब संकुचित होता है तो सांस अंदर आती है, और डायफ्राम जब फैलता है तो सांस बाहर जाती है। कोई दिक्कत नहीं है? इतना समझ में आ गया है? और इतना समझ गए हैं तो इसी प्रोसेस के बाद अंतः श्वसन की प्रक्रिया चालू की जाएगी। कौन सी श्वसन? अंतः श्वसन। तो बच्चों बाह्य श्वसन यहीं पर खत्म किया जाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, अपने मित्र के पास जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और इसके बाद और भी अगले वीडियो में जब श्वसन तंत्र का अगला वीडियो में डालूंगा तो उसमें अंतः श्वसन से बाकी सभी चीजों को बता दूंगा। तो चलिए कुछ प्रश्न पूछते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप जवाब दे दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो बताइए, ग्रास नली और श्वास नली दोनों को अलग कौन करता है? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। युवला की इपिग्लोटिस, युवला की इपिग्लोटिस, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा? इपिग्लोटिस होगा। कौन अलग करता है? इपिग्लोटिस। चलिए आगे एकदम शुरू से फिर से पढ़ते हैं। नासा द्वार के बाद नासा कपाट, नासा कपाट के बाद कहां जाता है? फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूलेस, ब्रोंक्यूलेस के बाद कहां? वायु कोष्टिका, वायु कोष्टिका। आप बताइए कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है, दाहिना कि बायां?
तो आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए, दाहिना कि बायां? दाहिना। क्यों? क्योंकि बायां के नीचे क्या होता है? हार्ट होता है। इस पूरी प्रोसेस को सांस बाहर निकालना और सांस अंदर ले जाना, इस पूरी प्रोसेस को कराता कौन है? तो डायफ्राम। कौन कराता है? डायफ्राम कराता है। दिमाग में रहेगा ना कौन कराता है? डायफ्राम। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो सांस लिए और सांस बाहर छोड़ दिए, सांस अंदर लिए और सांस बाहर छोड़ दिए, तो इसको क्या कहेंगे? ब्रीदिंग। क्या कहेंगे? ब्रीदिंग कहेंगे। लेकिन अभी ये पूरी प्रोसेस किस में हो रही है? श्वसन में हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू? इसका नाम ट्रैकिया, इसका नाम ब्रोंकाई। ब्रोंकाई कई भागों में विभाजित होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके विभाजित है। इसको क्या कहेंगे? ब्रोंक्यूलस। ये कौन है? डायफ्राम है। अच्छा, गर्भवती महिला में, प्रेग्नेंट औरत में डायफ्राम से क्या वो सांस लेती हैं? उनकी पेट तो बाहर होती है, वो कैसे सांस लेती हैं? तो उनकी जो पसलियां होती हैं दोनों तरफ की, ये पसलियां सहायता करती है। प्रेग्नेंट औरत का अगर पसली टूट जाए तो प्रेग्नेंट औरत की मृत्यु निश्चित है और गर्भ में पल रहे बच्चा का भी मृत्यु निश्चित ही हो जाएगा। तो डायफ्राम के साथ साथ पसली काम करता है प्रेगनेंसी समय में, लेकिन ऐसे सामान्यतः कौन कार्य करता है? डायफ्राम करता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।